हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन और मैं आज 20 क्वेश्चन का जो एक सीरीज लेकर आया हूँ। एपिसोड नंबर 6 है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, होपफुली ये आपको बहुत पसंद आएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 इज संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? संपोषणीय, तो संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या किसमें की गई है? ऑप्शन है ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट मीन्स ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में इसकी व्याख्या की गई है। ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट 1987 में ये रिपोर्ट जारी किया गया था। इस आयोग का पूरा नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग है। वर्ष 1983 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त 21 सदस्यीय आयोग था, जिसकी अध्यक्षता नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम बर्टलैंड ने की थी। इस आयोग ने पर्यावरणीय समस्या की भयावहता और मानव के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को और सबका ध्यान आकर्षित किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is question number 52। निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? जलीय जीव, तो डॉल्फिन जो गंगा में पाया जाता है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट मीन्स ए, डॉल्फिन गैंगेरिका। 5 अक्टूबर 2009 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की बैठक में विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन, जिसे डॉल्फिन गैंगेरिका का भी कहा जाता है, को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया गया, जिसे 18 मई 2010 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया। सो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कहा जाता है डॉल्फिन गैंगेरिका। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष वन संरक्षण पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का बी, दैट मीन्स 1980 में ये पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54, दैट इज निम्नलिखित में कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स नाइट्रोजन हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि हरित गृह गैस है। यह गैसें वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55, दैट इज निम्नलिखित में कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? मृदा संरक्षण की विधि इसमें से कौन नहीं है? ऑप्शन है मृदा अपरोधन रोकना, जैविक खाद, फसल चक्र या कीटनाशक रसायन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स कीटनाशक रसायन जो है मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। कीटनाशक रसायन मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, दैट इज सिलाई मशीन कब भारी चलती है? तो इसका ऑप्शन है प्रेशर फुट में ज्यादा दबाव होने पर, शटल में धागा अटक जाने पर, तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर, बेल्ट बहुत ढीला होने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का सी, दैट मीन्स तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर सिलाई मशीन धीरे चलती है, भारी चलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57, दैट इज वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सी रोग लग जाती है? कौन सा रोग लग जाता है कैल्शियम कमी से? ऑप्शन इज एनीमिया, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स और डी ऑप्शन इज ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स ऑस्टियोपोरोसिस इज द करेक्ट आंसर। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसके कारण हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है कि गिरने, खांसने और झुकने
जैसे हल्के तनाव में भी एक गंभीर फ्रैक्चर का कारण बन सकता है। ऑस्टियोपेरोसिस के कारण होने वाली फ्रैक्चर आमतौर पर रीढ़, कलाई और कूल्हे पर होते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58, दैट इज हेमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? हेमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन नामक तत्व है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59, दैट इज आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठन योजना पद्धति प्रचलित है? किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठन योजना प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज हर्बर्ट। हर्बर्ट एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। दैनिक पाठ योजना के निर्माण कार्य के कारण इन्हें इसका जनक कहा जाता है। इन्होंने पाठ योजना के 5 पदों जैसे प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सिद्धांत, निरूपण और प्रयोग का वर्णन किया हुआ है, जिस कारण इसे हर्बर्ट की पंचपदी विधि का भी कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60, दैट इज योजना विधि आधारित है। योजना विधि किस पर आधारित है? ऑप्शन इज देखने पर, इनमें से कोई नहीं, करके सीखने पर या सुनने पर। तो 60 का जो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज करके सीखने पर इज द करेक्ट आंसर। योजना विधि का करके सीखने पर आंसर हो जाएगा। योजना विधि शिक्षण की नवीन विधि है। इसके प्रवर्तक WH किलप्रैटिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित अर्थात करके सीखने पर आधारित है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61, दैट इज निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध INA जिसे आजाद हिंद फौज मुकदमे के नाम से भी जाना जाता है के वकील थे? तो इसका आंसर 2 है। इसमें आंसर हो जाएगा बी एंड सी भी। आजाद हिंद फौज मुकदमे के बचाव पक्ष के वकील के रूप में भूला भाई देसाई, सर तेज बहादुर संप्रू, कैलाश नाथ काटजू तथा आसिफ अली ने काम किया। सो ऑप्शन बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। आसिफ अली is the correct answer. Now the next question is 62, that is 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, संविधान सभा, अंतरिम सरकार या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा इज द करेक्ट आंसर। संविधान निर्मात्री संविधान सभा ने ही 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में स्वतंत्र भारत की सत्ता ग्रहण की थी। यह भी ज्ञातव्य है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संसद के रूप में संविधान सभा को ही मान्यता दे दी गई थी, क्योंकि भारतीय संसद के लिए प्रथम निर्वाचन 1952 में हुआ था, 1952 में। तब तक के लिए संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करती रही। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 62 का बी आंसर इज द करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63, दैट इज निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन सिंह। सी, मोहन सिंह इज द करेक्ट आंसर। 1942 में स्थापित आजाद हिंद फौज का निर्माण विचार कैप्टन मोहन सिंह का ही था, लेकिन उन पर मुकदमा नहीं चला क्योंकि उन्हें तो पहले ही नजरबंद किया जा चुका था। जबकि दिल्ली के लाल किला में चलाए जाने वाले मुकदमे में आजाद हिंद फौज के अधिकारी गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल तथा शाहनवाज मुख्य थे, जिन्हें लंबी सजाएं सुनाई गई, लेकिन फैसले के विरुद्ध जनता सड़कों पर उतर गई। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आजाद हिंद फौज के अधिकारी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, दैट इज 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया?
तो ऑप्शन इज रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सुचेता कृपलानी या एमएस सुब्बालक्ष्मी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी इज द करेक्ट आंसर। सुचेता कृपलानी इज द करेक्ट आंसर। निम्न कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर चुनिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ये बिल्कुल सही आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। एंड नेक्स्ट इज भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापकों में एक थे, तो ये भी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही है। सो इसका आंसर इज 1 और 2 दोनों सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी